हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अगस्त ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन के बारे में। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिक्लेयर की गई और फिर उसके बाद नेशनलिस्टिक जो नेता हैं उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया उसके लिए, तो जस्ट पिछला जो सेशन है उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आज की स्टोरी आप कनेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा फॉर दैट मैटर अगर आप पिछले कोई भी सेशन देखना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा इस वीडियो के नीचे आपको पिन्ड जो कमेंट है उस पिन्ड कमेंट में भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। और वो प्लेलिस्ट रोज अपडेट होती है क्योंकि रोज इसी समय मेरा सेशन जो है वो आएगा। अगर आप पिछले सारे सेशंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह हम सभी कॉन्सेप्ट को तो तैयार करते चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट एज वेल एज फैक्ट दोनों को प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं हम। हमारी यही स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा ये सेशन अगर आपको थॉरली स्टडी करना है तो खाली हाथ मत बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और स्टेटमेंट्स खुद से फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, राइट। उसके अलावा अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहीं पिन कमेंट में आपको स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। उस एप्लीकेशन पर सीएससी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा थरो स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें समझना है अगस्त ऑफर को। लेकिन अगस्त ऑफर शुरू करने से पहले, यानी कि आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, राइट। अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरह विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई और फिर कांग्रेस ने अपनी तरफ से कुछ मांग रखी, लिलिथको ने वो मांगे ठुकरा दी। फिर अंग्रेजी सरकार ने अपनी तरफ से कुछ जो है वो ऑफर्स दिए, ठीक है। भारतीय जितने भी नेता हैं उन लोगों ने वो ऑफर भी ठुकरा दिए। और फिर उसके बाद जो इंडियन लीडरशिप है उसकी आपस में क्या स्ट्रेटेजिक डिबेट रही कि विश्व युद्ध को लेकर जो है वो क्या रवैया अपनाया जाए, तो वो सब चीज़ें हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ ली हैं। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। मैंने आपको समझाया था सुभाष बोस का स्टांस क्या है, गांधी जी और उनके फॉलोवर्स क्या चाहते हैं और जवाहरलाल का क्या मानना था। तो वो सारी चीजें हमने पिछले सेशन में कवर कर ली हैं। मेक श्योर यू चेक दोज आउट। बैकग्राउंड के लिए आपको पिछला सेशन पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि ये सारे के सारे सेशंस कनेक्टेड हैं। अगर आप पिछले सेशंस नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, राइट। पिछले से और पिछला सेशन कौन सा है? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, प्रोविंशियल इलेक्शन, स्ट्रेटेजिक डिबेट, उन सारे टॉपिक को लगातार पढ़ते हुए आइए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे पिन कमेंट्स में। इस सेशन को देखने के बाद पिछले सेशंस को जरूर चेकआउट कीजिएगा और आपको सेशंस कैसे लगे मेक श्योर आप कमेंट में बताएं मुझे। उसके अलावा जो मैं बीच बीच में सवाल पूछता जाऊंगा उनके भी आपको जवाब देने हैं। विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। यूरोप जो है वो, यूरोप में इंपीरियलिस्टिक सरकारें आपस में लड़ रही हैं। जर्मनी ने पोलैंड को हरा दिया, जर्मनी ने बेल्जियम को कंट्रोल कर लिया, फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। दूसरी साइड जापान जो है वो धीरे धीरे चाइना को ऑक्यूपाई करता हुआ बर्मा की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अंग्रेजी सरकार पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अटलांटिक में, मेडिटरेनियन में, ठीक है। जो जर्मन नेवल शिप्स हैं, जर्मन जो एयरफोर्स है उसने आतंक मचाया हुआ है। तो अंग्रेजी सरकार जो है वो इस समय थोड़ा सा सदमे में है। तो 1940 का जो रामगढ़ का सेशन हुआ, राइट, मुझे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे उसकी अध्यक्षता किसने करी है। वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ 1940 हेल्ड एट रामगढ़, ठीक है। वहां पर जो फैसला लिया गया कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करेंगे और उन्हीं की स्ट्रेटेजी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जवाहरलाल, सुभाष बोस, गांधी जी सभी और बाकी पूरा का पूरा कांग्रेस और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, जितने भी लोग, नॉट जस्ट कांग्रेस बट अन्य जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सब यही मानते थे कि गांधी जी ही लीड करें तो ही सही रहेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, राइट। अब यहां पर डिबेट ये थी कि किसके मेथड्स यूज किए जाएंगे। सुभाष बोस वॉज बहुत अपनी बात पर लेकर अड़े हुए थे कि नहीं, मेरे मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाए, हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क, सिविल डिसोबीडियंस, नो कॉपरेशन, उसके अलावा भूख हड़ताल, ये सारी चीजें, यानी कि एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल तो करना ही है, लेकिन हमें समय आने पर वायलेंट जो है वो
यानी कि वायलेंट स्टेप्स भी उठाने से पीछे नहीं रहना है, क्योंकि सुभाष बोस का स्टांस क्या था कि ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी है और जो सिविल डिसोबीडियंस है ये जरूरी है जनता को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जो आजादी मिलेगी वो मिलिटेंट तरीकों से ही मिलेगी। ये स्ट्रिक्टली मानते थे सुभाष बोस। और गांधी जी का क्या कहना था कि देखिए मिलिटेंट तरीके से लड़ झगड़ कर खून बहाकर आजादी मिल जाएगी, लेकिन उस आजादी का फायदा क्या जब अपने ही लोगों का खून बहाना पड़े। तो गांधी जी का स्टांस ये था कि अंत में आजादी मिलनी है ये हम जानते हैं, लेकिन आपने कौन सा रास्ता अपनाया उस आजादी को पाने के लिए, वो महत्वपूर्ण बात है। राइट, भारत में गरीबी हटानी है अंत में, वो हम जानते हैं, लेकिन आपने रास्ता कौन सा अपनाया? क्या आपने वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न सोशलिज्म को इंप्लीमेंट किया या जेपी नारायण के सोशलिज्म को? तो ये सुभाष बोस और गांधी जी की आइडियोलॉजीज में कॉन्फ्लिक्ट है। पिछले सेशन में मैंने समझा दिया आपको सब कुछ है। मेक श्योर आप पिछला सेशन जरूर देखें, क्योंकि अगर मैं इस सेशन में पिछले सेशन की कहानी बताने लगूंगा तो ये सेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा। अगस्त ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑलरेडी बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। सो विदाउट स्ट्रेसिंग मच मैं इतना जरूर बोलूंगा आपको कि पिछले सेशंस देखिए, बहुत आवश्यक है आपको पिछले सेशन देखना, बहुत जरूरी है इस पूरी सीरीज को कनेक्ट करते हुए जाना। और रिवीजन नहीं भूलनी हमें, रिवीजन हमें करते रहना है हर तीसरे दिन, हर उसके बाद 7 दिन की साइकिल, फिर 10 दिन की साइकिल, फिर 14 दिनों की साइकिल। सो मेक श्योर कि आप रिवीजन की साइकिल में डलें। तो आगे देखते हैं। आइए, अगस्त ऑफर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सो 1940 में जो अंग्रेजी सरकार है उस पर धीरे धीरे प्रेशर बनने लगा कि भारतीयों को कंसिलिएट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये युद्ध थोड़ा और जो है वो हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि अभी 1940 आते आते बेल्जियम फ्रांस को लगभग जो है वो कंट्रोल कर लिया था जर्मनी ने, ठीक है। और जर्मनी अब धीरे धीरे रुख जो है वो अपना अग्रेसिव कर रहा था रशिया की तरफ। मतलब ऐसा बन रहा था, ऐसी कंडीशंस बन रही थी कि रशिया पर जो है वो जर्मनी अटैक करने वाला है, और फिर उसने अटैक भी किया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जापान उधर से एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है। तो अंग्रेजी इंपीरियलिस्टिक सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा था और उसको भारतीयों को जो है वो अपने साथ लेना था, इसीलिए अगस्त ऑफर जो है वो दिया गया, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बताया था ना, एम वॉर एम जब बात आई थी तो वॉर एम के तौर पे जो है वो अंग्रेजों ने कोई साफ स्टेटमेंट नहीं दी थी, लेकिन अब उन्होंने डेफिनेटली जो है वो अगस्त ऑफर में एक क्लियर स्टेटमेंट प्रोवाइड की। आइए देखते हैं वो स्टेटमेंट क्या थी, ठीक है। देखिए, सबसे पहला ही पॉइंट क्या है स्टेटमेंट का, हिटलर्स एस्टाउंडिंग सक्सेस एंड द फॉल ऑफ बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस पुट इंग्लैंड इन अ कंसिलिएटरी मूड। यही मैंने कहा ना, यूरोप में हिटलर एक एक करके जो है वो देशों को जीता जा रहा है, इससे इंग्लैंड जो है वो कंसिलिएटरी यानी कि अब भारतीयों को मनाने के मूड में आ गई, कंसिलिएशन के मूड में आ गई कि हमें जो है वो अपने पैसे दे दो, हमें जो है वो अपने सैनिक प्रोवाइड कर दो, भारत में जो है वो थोड़ा शांत कर दो माहौल, ताकि हम यूरोप में ध्यान लगा सके, ठीक है। Second चीज, as the war in Europe had undertaken a new turn, the dominant Congress leadership was again in a dilemma. नया टर्न क्या था कि हिटलर धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया था। अब जो कांग्रेस लीडरशिप है वो ये सोचने में विवश हो गई थी कि देखिए, पहले गांधी जी कह रहे थे कि हमें अंग्रेजों का साथ देना है, बाद में गांधी जी ने जब देखा ना कि हिटलर जो है वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया बहुत ज्यादा और अंग्रेजी सरकार कमजोर हो गई, तब गांधी जी भी सोचने लगे कि नहीं, हमें मूवमेंट जो है वो शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए रामगढ़ के सेशन में गांधी जी को जिम्मेदारी दे दी गई थी सीडब्ल्यूसी द्वारा, और गांधी जी ने भी बोला था कि हाँ, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हम पहले जो है वो जहां तक हो सके बातें करेंगे, बातचीत का जो है वो रास्ता अपनाएंगे, जहां पर हमें लगेगा कि नेगोशिएशंस बंद हो गई तुरंत जो है वो हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देंगे। तो ये फैसला लिया गया था रामगढ़ के कांग्रेस के सेशन में। पिछला सेशन देखिए, बहुत जरूरी है, तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और मुझे आपने कमेंट में बताना है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन 1940 रामगढ़, ठीक है। और 1938-39 के सेशंस कहां हुए थे और उनके प्रेसिडेंट कौन थे, वो भी आप कमेंट में मुझे बताएंगे। आगे देखिए, द कांग्रेस वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, आस्किंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू let it form an interim government during the war period, but the government was not interested. कांग्रेस ने कहा कि हम आपका साथ देंगे, हमें इस युद्ध के दौरान एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने दो, और दूसरी चीज, जैसे युद्ध खत्म होगा हमें आजादी दे देना, तब तक हम इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रक्चराइज कर लेते हैं, ताकि जब आप छोड़ के जाएं तुरंत हम ऑक्यूपाई कर लें एडमिनिस्ट्रेशन को,
अंग्रेज सरकार ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारे कुछ और जो है वो मूड है, आपको बताते हैं क्या है। ठीक है, अगस्त ऑफर के तौर पे आएगा वो। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द गवर्नमेंट केम अप विद इट्स ओन ऑफर टू गेट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इन द वॉर एफर्ट। ठीक है, लिनलिथगो अनाउंस द अगस्त ऑफर अगस्त 1940 में, विच प्रपोज, देखिए क्या क्या था अगस्त ऑफर में। पहला पॉइंट है डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया, यानी भारत में डोमिनियन स्टेटस लाया जाएगा, जैसा डोमिनियन स्टेटस कहां लाया गया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफाउंडलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका। मुझे बताएंगे उस डोमिनियन स्टेटस को क्या कहा जाता है, और मैं हिंट देता हूं, वो एक लंदन के आसपास एक शहर है, उस शहर के नाम पर उस डोमिनियन स्टेटस का नाम रखा गया। तो मुझे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे, पिछले सेशन में मैंने बताया था उसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, सेकंड पॉइंट, expansion of Viceroy's Executive Council which would have majority of Indians who would be drawn from major political parties। अब देखिए, जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों की संख्या कम है, यही तो असली मुद्दा था ना। इसीलिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या जो वायसरॉय की लेजिस्लेटिव असेंबली थी और वायसरॉय की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, उसमें आपस में पंगा क्या था, या वहां पर भारतीयों का मत जो है वो भारी क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि वहां पर भारतीयों की बहुसंख्या नहीं थी, राइट। ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वहां, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं थी, यही तो वहां समस्या थी। लेकिन उस समस्या के लिए क्या कहा अंग्रेज सरकार ने, क्या ऑफर दिया लिनलिथगो ने, कि जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उसमें हम भारतीयों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो यहां पर होगा क्या कि आप जो है वो अपने मर्जी के रेजोल्यूशंस पास करा पाएंगे। लेकिन फायदा तो कुछ नहीं है ना, विटो तो फाइनली किसकी है, गवर्नर जनरल की है, वायसरॉय की है। तो अगर भारतीय रेजोल्यूशन बना भी लेते हैं तो वीटो पे आकर फिर से बात अट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, सेकंड थर्ड पॉइंट देखिएगा, सेटिंग अप ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर वेयर मेनली इंडियंस वुड डिसाइड द कंस्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल conceptions subjects to fulfillment of the obligation of government regarding defense, minority rights, treaties with states, all India's and ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, लिनलिथगो ऑफर में बोला गया कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे लेकिन युद्ध के बाद, और ये सारे हक दिए जाएंगे उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कि आप इन सब पे जो है वो कानून बना सकते हैं। क्या क्या देखिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंसेप्शंस पे, और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिफेंस, माइनॉरिटी राइट्स, ट्रीटीज, और उसके अलावा विथ स्टेट्स एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। आगे देखिए, और देखिए और क्या पॉइंट है अगस्त ऑफर में। सो नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बी अडॉप्टेड विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। अगस्त ऑफर में बोला गया कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाएगा विदाउट माइनॉरिटीज से पूछे हुए। देखिए, कांग्रेस यही तो बार बार बोलती थी कि आप हमारे लिए कानून बना दे रहे, हमसे पूछ ही नहीं रहे। साइमन कमीशन आया, ऑब्जेक्शन क्या था कि उसमें भारतीय नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, अंग्रेजों ने अपनी कैबिनेट में यानी ब्रिटेन में बैठकर बनाया। ठीक है, वही 1919 में जो है वो कैम्सफोर्ड क्या बोलते हैं, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स पे बेस्ड था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पे बेस्ड था, 1909 का एक्ट। तो कहने का मतलब यह कि भारतीय उसमें कुछ नहीं कह पा रहे थे। अब यहां पर बोला गया कि भारतीय माइनॉरिटी से पूछकर बनाया जाएगा, प्लस भारतीयों को तो बिठाना ही है वहां पे, माइनॉरिटीज को भी नहीं छेड़ना। अब यह सबसे बड़ा जो है वो खेल है अंग्रेजों का, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने मेजॉरिटी माइनॉरिटी को आपस में लड़ाया हुआ है। ठीक है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को आपस में लड़ा रखा है, एक कॉमन ग्राउंड जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होने दे रहे। वो हर चीज को मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बांट देते हैं और समाज जो है वो टूट जाता है। वहां पे कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश होने चाहिए, तभी भारत एज अ होल जो है वो ग्रो कर सकता है, या कर सकता था उस समय। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, रिस्पॉन्सेज क्या रहे। ठीक है, अगस्त ऑफर को लेकर पहला पॉइंट है द कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। साफ साफ कांग्रेस ने मना कर दिया। नेहरू ने क्या कहा, नेहरू सेड डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज अ डोरनेल। नेहरू ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस की बात तो कब होती थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी, 10 साल पुरानी बात है, उससे तो आगे आ गए हम, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस की तो आप बात ही मत करो, डोमिनियन स्टेटस तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, गांधी सेड दैट द डिक्लेरेशन हैड वाइडेंड द गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश रूलर्स। ठीक है, अगस्त ऑफर को बोला गया कि ये भारतीय और
अंग्रेजों के बीच में इसने गहराई बढ़ा दी। अब इसी तरीके का एक ऑगस्ट ऑफर प्रथम विश्व युद्ध में भी आया था, उसका नाम आप मुझे बताएंगे? चलो मैं ही बता देता हूं, उसका नाम है मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आई थी। वो भी अगस्त में आई थी 1917 में, वो भी विश्व युद्ध के दौरान आई थी, और वो भी ऐसे समय में आई थी जहां पर अंग्रेज जो हैं वो फंस गए थे, उनको नुकसान होता जा रहा था, भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था उन्हें, ठीक है। और उसी तरह यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में भी है, अगस्त ऑफर आया है, लेकिन उस ऑफर को मॉन्टेगू डिक्लेरेशन के नाम से फेमस रखा गया है। ये द्वितीय विश्व युद्ध का जो ऑफर है, इसको अगस्त ऑफर के नाम से फेमस हुआ है। दोनों अगस्त में आए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगस्त 1917 और ये अगस्त 1940, ठीक है। उसे भी अगस्त ऑफर के नाम से याद रखा जाता है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए जनरली वहां पर जो है वो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन यूज कर लिया जाता है वर्ड, लेकिन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज देखिएगा, मुस्लिम लीग वेलकम्ड द वीटो एश्योरेंस गिवन टू द लीग एंड reiterated its position that partition was the only solution to the deadlock। देखिए, मुस्लिम लीग को वीटो दिया गया था। मैंने बोला ना कि माइनॉरिटीज से पूछे बिना कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। सो दैट मीन्स अगर कोई कानून बनाया जा रहा है और अगर मुस्लिम माइनॉरिटी को लगता है कि उनके हितों के खिलाफ जा रहा है, तो वो वीटो यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अब इस वीटो का इस्तेमाल जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो कहीं भी यूज करेगी और फैसले निकल ही नहीं पाएंगे। सो दैट मीन्स हमेशा जो है वो बंटवारा रहेगा, कांग्रेस या गवर्नमेंट के बीच में बंटवारा रहेगा। सो डोमिनियन स्टेटस जो देना चाह रहे हैं ना, वो डोमिनियन स्टेटस का मतलब पता है क्या है? मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे तो भारतीय, लेकिन अंत में जो फाइनल सील होती है ना, जो गवर्नमेंट की सील लगती है, जिसमें आप देखते हैं ना, आप जो एक लायन कैपिटल है, सारनाथ का शेर होता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, वो इंडिया की ऑफिशियल सील है। दैट मीन्स भारत जो है वो आजाद है, रिपब्लिक है, वो इंडिया की ऑफिशियल सील है। लेकिन अगर भारत अंग्रेजों के डोमिनियन में होता तो झंडा भी यूनियन जैक होता और उस सील में भी जो है वो भी सील अंग्रेजों की होती, यानी ब्रिटिश क्राउन की सील यूज होती। तो सील से मेरा बताने का मतलब यह है कि जो फाइनल जो एपेक्स अथॉरिटी होती वो क्राउन ही होता। एपेक्स अथॉरिटी यानी कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का ही हाथ होता, भले ही भारत को कितनी भी सिविल लिबर्टीज वो प्रोवाइड कर दे, अंत में होता तो भारत गुलाम ही, ठीक है। अब इसका जो एक्चुअल, ये तो सुनने में बात लगती है ना कि पॉलिटिकल कंट्रोल अंग्रेजों का है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, ठीक है, जो बड़े मिनरल इंडस्ट्रीज हैं प्लस जो बड़ी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं, उस पर मोनोपोली जो है वो भारतीयों की नहीं हो पाती, उस पर मोनोपोली अंग्रेजों की रह जाती। यानी आज के डेट पे देखिए, तेल पर मोनोपोली भारतीय सरकार की है, धीरे धीरे कुछ प्राइवेट कंपनीज की भी तेल पर मोनोपोली होती जा रही है, यानी जो ऑयल इंटरेस्ट है वो उनके पास भी है। उसके अलावा स्टील इंडस्ट्रीज देखिए, कुछ एक जो है वो बड़े भारतीय इंडस्ट्रीज के कंट्रोल में है। अगर अंग्रेजी डोमिनियन रहता तो ये सब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये कुछ अंग्रेजी बड़े जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में होती, ये बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो भारतीयों के पास नहीं जा पाती। और अगर ये बड़ी, देखिए, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आर ऑलवेज बैक्ड बाय कैपिटलिस्ट, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जो सरकार है वो हमेशा जो पूंजीपति हैं उनके साथ मिलकर चलती है, ठीक है। देयर इज नो डिनाइंग, साफ तौर पर कहा जा सकता है, ये हर जगह हो रहा है, चाहे आप यूरोप की डेमोक्रेसीज देख लीजिए, आप यूएस की डेमोक्रेसीज देख लीजिए, आप भारत की डेमोक्रेसी को देख लीजिए, हमेशा सरकार के साथ एक बड़े कैपिटलिस्ट का नाम जुड़ा रहता है। तो अगर भारत में सक्सेसफुल सरकार भारतीयों को चलानी थी तो वो कैपिटलिस्ट भारतीय ही होना चाहिए था कोई, तभी भारतीयों के हित में काम हो सकता है। अदरवाइज अगर वो कैपिटलिस्ट को यूरोपीय रहा तो भारतीय कोई मेजर चेंज जो है वो नहीं ला सकते थे। इसीलिए डोमिनियन स्टेटस जो है वो नहीं चाहिए था, ताकि भारतीय कैपिटलिस्ट जो है वो जो बड़े बिजनेस है इंडिया के उसको मोनोपोलाइज कर सके। बहुत ध्यान से समझिए इन चीजों को, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएशन में, फॉर द फर्स्ट टाइम द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड द कांग्रेस डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसीडर्ड। पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की जिम्मेदारी दी जाने का ऑफर जो है वो आया था। अगस्त ऑफर में पहली बार मेंशन किया गया था कि चलो भारतीय, तुम खुद के लिए अपना कानून बना लो, जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, या भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कीजिए। ये मांग जो है वो शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से, यानी कांग्रेस जब से बनी है या उससे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तब से उन्हीं की यही डिमांड है
वो 1940 में जाकर फुलफिल करने का वायदा किया अंग्रेजों ने अगस्त जो है वो डिक्लेरेशन में, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि अब हम उससे आगे आ गए हैं। अब तो हमें पूर्ण आजादी चाहिए। आप युद्ध में फंसे हो, आपका पैसा जो है वो डूबने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है, युद्ध में खर्चा तो होता ही है, और वो सिचुएशन का फायदा उठा के हम आपके हाथ से आपका डोमिनियन जो है वो छीन लेंगे और हम भारत में एक रिपब्लिक की स्थापना करेंगे। ये जो है वो विजन था कांग्रेस का, ठीक है। इसीलिए भले ही बहुत लॉन्ग शॉर्ट जो डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी भारतीयों को दी जाए, अगर वो डिमांड पूरी करने की अगर अंग्रेजी सरकार कोशिश कर रही है तो भारतीय नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया कि अब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई, ये बहुत पहले का था, बहुत पहले हमारी डिमांड थी, अब हमें नहीं चाहिए, अब हम उससे आगे आ गए, अब हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे आजाद होने के बाद, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट चीज, डोमेनियन स्टेटस वाज एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड। डोमेनियन स्टेटस ऑफर किया गया कि डोमेनियन स्टेटस आपको मिल जाएगा। देखिए डोमेनियन स्टेटस में बैठता ऊपर गवर्नर जनरल ही है, ठीक है, और उस ब्रिटिश क्राउन का डोमिनियन होगा भारत, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसके अलावा वो सब भारतीय चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, इन जुलाई 1941 वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एनलार्ज्ड टू गिव द इंडियंस अ मेजॉरिटी ऑफ 8 out of 12 फॉर द फर्स्ट टाइम, बट द ब्रिटिश रिमेन्ड इन चार्ज ऑफ डिफेंस, फाइनेंस एंड होम। देखिए जुलाई 1941 में जो वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मैंने बोला ना भारतीयों की मेजॉरिटी रखी जाएगी, तो वो ये मेजॉरिटी है, 12 में से 8 भारतीय रहेंगे, लेकिन स्टिल डिफेंस, होम और फाइनेंस जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। होम मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि देश के अंदर जो गतिविधियां होंगी, राष्ट्र के अंदर जो गतिविधियां होंगी वो ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में होंगी या वायसरॉय के कंट्रोल में होंगी। जो फाइनेंसेस हैं वो ब्रिटिश वायसरॉय के कंट्रोल में होगा। जो भारत किससे लड़ेगा, किससे संधि करेगा, क्या ज्योग्राफिकल एरिया छोड़ना है, क्या एक्वायर करना है, वो सब अंग्रेजों के कंट्रोल में होगा, ठीक है। तो ये था अगस्त ऑफर में, ये सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर करी उन्होंने। नेक्स्ट चीज देखिएगा, अब भारतीयों ने कैसे जो है वो रिप्लाई किया। सो नेक्स्ट आ गया इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो अब देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है। रामगढ़ के सेशन में गांधी जी के हाथ में कमांड दे दी गई कि गांधी जी अब आपको सिविल डिसोबीडियंस लाना है। गांधी जी ने कहा कि मैं पहले सिचुएशन को एनालाइज करूंगा। गांधी जी ने सिचुएशन को एनालाइज करके यह निष्कर्ष निकाला कि अभी हम एक मास मूवमेंट तो नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम अभी एक मास मूवमेंट करेंगे ना तो अंग्रेजी सरकार हम पे ठप्पा लगा देगी, हम पे ब्रांडिंग कर देगी, तुम प्रो चेंजर, तुम प्रो जैपनीज, प्रो जर्मन जो है वो लीडर्स हो, तुम डेमोक्रेसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम डेमोक्रेसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तो हम तुम्हें कैसे दे दें आजादी, तुम्हें डेमोक्रेसी कैसे दे दी जाए जब तुम हो ही नहीं डेमोक्रेसी के सपोर्ट में, ठीक है। तो ऐसे में गांधी जी ने कहा कि हमें कुछ एक नया इनोवेटिव आइडिया लाना पड़ेगा। अब यहां पर हमें गांधी जी के जीनियस को देखना है। गांधी जी इनोवेटिव आइडिया, जनता को इकट्ठा करने के इनोवेटिव आइडिया लाने के लिए बहुत जो है वो कारगर थे। यही गांधी जी का जीनियस था। स्वदेशी में भी हमने यही देखा, नॉट स्वदेशी लेकिन होम रूल मूवमेंट के बाद जो नॉन कोऑपरेशन है उसमें खिलाफत को नॉन कोऑपरेशन के साथ जोड़ना एक बहुत सही स्टेप था, क्योंकि फॉर दैट मूवमेंट काफी जनता जो है उनके साथ जुड़ गई थी। क्रिटिसाइज किया गया उन्हें, लेकिन जनता जुड़ गई उनके साथ। सॉल्ट सत्याग्रह काफी अच्छा मूव था उनका। उसके अलावा अब इंडिविजुअल सत्याग्रह एक बहुत अच्छा मूव था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार को भीड़ नहीं दिखनी चाहिए थी। इस समय युद्ध के दौरान अगर अंग्रेजी सरकार को भारत में भीड़ दिखी तो मारते बहुत और जेल में डालते अलग, और ठप्पा और लगा देते थे कि ये जर्मन सपोर्टर्स हैं, इनको हम डेमोक्रेसी नहीं देंगे, तो डेमोक्रेसी मिलने का रास्ता और जो है वो पीछे हट जाता। सो यहां पर गांधी जी ने एक बहुत इनोवेटिव तरीका निकाला कि देखो हम पे खतरा क्या है। खतरा ये है ना कि कहीं हमें ये ना बोल दिया जाए कि तुम डेमोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हो, तो हम युद्ध के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, और भीड़ में नहीं, इंडिविजुअली एक एक बंदा बोलना शुरू करो। तो जैसे सबसे पहले विनोबा भावे को बोला कि आप जो है वो शुरू हो जाइए, आप शुरू हो जाइए, बोलना शुरू कीजिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं, ये जो युद्ध हो रहा है उसके खिलाफ। इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट जो आपस में लड़ रही हैं, जो ये विश्व लेवल पर जो युद्ध हो रहा है, इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि आप केवल अंग्रेजों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होंगे, आप सबको ही क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। आप पूरे कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
तो इससे आपके ऊपर जापानीज या जर्मन सपोर्टर होने का ब्रांडिंग जो है वो नहीं लगेगा। और जब जनता आपके साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाए तो तब तक आप जो है वो स्पीचेस देते रहिए जब तक आपको अरेस्ट नहीं कर लिया जाता। अगर आप अरेस्ट हो गए, आपके ऊपर केस चला, तो फिर उससे आपको और पॉपुलैरिटी मिलेगी और ज्यादा जनता जो है वो आपके साथ जुड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आप उसे सिविल डिसोबीडियंस का रूप दे देंगे हम। ठीक है। सो यही था गांधी जी का इंडिविजुअल सत्याग्रह। इससे होगा यह कि जब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाए तब तक आप जो है वो स्पीचेस देते रहिए, लगातार अपने साथ भीड़ को जोड़ते रहिए। अब यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा यह कि कांग्रेस के ऊपर नाम नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से यह काम कर रहा है और कांग्रेस एज अ होल ये काम नहीं कर रही। मास लेवल पर मूवमेंट धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन मास लेवल पर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो काम नहीं कर रहे एक साथ जुड़कर। तो अभी तक अंग्रेजी सरकार को जो प्रैक्टिस हो गई थी ना गांधी जी के एजिटेशन से, कि गांधी जी जो है वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगा देते हैं और वो गांव गांव जाकर भीड़ इकट्ठा कर लाते हैं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। कार्यकर्ता ऑलरेडी फेमस थे, उनको बोला कि आपके जहां जहां पर आपकी स्ट्रांग होल्ड है ना, वहां पर आपको कुछ नहीं करना, स्पीच देनी शुरू करो। पहले दिन 10 आदमी आएंगे, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। इससे होगा क्या? आप पहले बोलेंगे इंपीरियलिस्ट वर्ल्ड वॉर के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आप कहेंगे कि हमें यहां से बोलने में मजा नहीं आ रहा, हम दिल्ली जाके कहेंगे अब। ठीक है। और धीरे धीरे जो है वो दिल्ली चलो का नारा लगेगा और ये जो आपके वर्ल्ड वॉर के खिलाफ जो स्पीच है यही धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस का रूप ले लेंगी। तो ये था गांधी जी का अगेन एक जीनियस आइडिया। इससे अंग्रेजी सरकार बैफल हो गई। अब अंग्रेजी सरकार अरेस्ट क्यों करे, किस बारे में करे? विश्व युद्ध के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं ना, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, सिविल डिसोबीडियंस तो नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन अपनी स्पीचेस के माध्यम से वो जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। मेन मोटिव तो ये है ना कि जनता इकट्ठा हो, अंग्रेजी सरकार को इंटिमिडेट करना है। ठीक है, कि हमारे साथ मास सपोर्ट है। अब ये मास सपोर्ट अगर एक साथ चीख पड़ी ना तो आप बहरे हो जाएंगे। ये डर डालना है अंग्रेजी सरकार के अंदर, और वो डर डला भी, क्योंकि 25,000 के लगभग जो है वो लोग अरेस्ट भी हुए। ठीक है। दैट मीन्स जो मूवमेंट है वो मास लेवल पर चला गया था। शुरू हुआ था इंडिविजुअल से, हो गया मास लेवल पर। प्लस अंग्रेजी सरकार के ऊपर जो प्रेशर था ना कि दिल्ली आ रहे हैं लोग, ठीक है, सेंटर पर पहुंच रहे हैं और ऐसा ना हो कि दिल्ली को जाम कर दिया जाए, तो अंग्रेजी सरकार इस चीज से जो है वो परेशान हो गई। सो आइए समझते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था इन पॉइंट्स के माध्यम से। पहला ही पॉइंट देखिएगा, टुवर्ड द एंड ऑफ 1940 द कांग्रेस वंस अगेन आस्क्ड गांधी टू टेक कमांड। ठीक है, कहां पर? रामगढ़ के सेशन में। गांधी नाउ बिगेन टेकिंग स्टेप विच वुड लीड टू अ मास स्ट्रगल विद इन हिज ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। गांधी जी का जो ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ना है, लेकिन अपने ऊपर ठप्पा भी नहीं लगाना जर्मन सपोर्टर होने का, जर्मन सिंपथाइजर होने का। ठीक है। और अंग्रेजी सरकार का सिंपथाइजर बने रहना है ना। गांधी जी ने जानकर ये इमेज बनाई हुई थी कि वो अंग्रेजी सरकार के सिंपथाइजर हैं इस युद्ध के दौरान, ताकि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार जो है वो अरेस्ट ना करे और गांधी जी जो है वो अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क जारी रखें, क्योंकि अब एक मास स्ट्रगल का समय आ चुका था। और विश्व युद्ध एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार उलझी हुई थी विश्व युद्ध में और वहां पर उसका बहुत खर्चा होने वाला था। दैट मीन्स भारत में उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो धीरे धीरे कमजोर होने वाला था। दिस वॉज द राइट मूवमेंट। यही बात सुभाष बोस भी कह रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि वायलेंटली किया जाए। और मैंने आपको बताया अगर वायलेंटली होता तो इतना पीटा जाता और सुभाष बोस के ऊपर जो है वो प्रो जर्मन होने का ठप्पा लगा दिया जाता और कभी भी उनको असैसिनेट किया जा सकता था। तो यहां पर यह समस्या थी, इसीलिए सेफ चलकर खेलना था और वही सेफ तरीका था इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। He decided to initiate a limited satyagraha on an individual basis by a few selected individuals in every locality. The aims of launching individual satyagraha were, पहला पॉइंट देखिएगा, to show that nationalist passion was not due to weakness. यहां पर इंडिविजुअल सत्याग्रह इसीलिए भी लॉन्च किया गया ताकि अंग्रेजी सरकार को यह ना लगे कि जो कांग्रेस के ही नहीं जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो कमजोर पड़ गए हैं, वो हमारी धमकियों से डर गए हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह करना शुरू करो, ताकि अंग्रेजी सरकार के सामने ये इमेज बनी रहे कि कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस अभी टूटी नहीं है। ठीक है। सेकंड चीज देखिएगा, टू एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग्स दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर एंड दैट दे मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नासिज्म एंड डबल ऑटोक्रेसी दैट रूल्ड इंडिया।
मैंने बताया ना, जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी स्पीच के माध्यम से क्या बोला, उन्होंने स्पीच के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया, जर्मन्स को भी क्रिटिसाइज किया, जापानीज को भी क्रिटिसाइज किया, और जितने भी इंपेरियलिस्टिक सरकारें आपस में लड़ रही हैं ये, इन सबको क्रिटिसाइज किया। दैट मीन्स यहां पर जनता ने अपने लेवल से बताना शुरू किया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। अब मैंने बोला ना कि लोकेलिटी, जो जहां पर जिसकी जहां स्ट्रांग होल्ड है, चाहे वो बड़ा नेता है या छोटा नेता है, सभी जो है वो बोलना शुरू करो। इससे होगा ये कि मासेस भी जुड़ेंगी और मूवमेंट है भी इंडिविजुअल लेवल पर। तो कांग्रेस किस किस को अरेस्ट करेंगे, ये नहीं कह सकते ना कांग्रेस की अंग्रेजी सरकार किस किस को अरेस्ट करे। अंग्रेजी सरकार ये नहीं कह सकती ना कि कोई एक पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस इसके पीछे, ठीक है, इस मूवमेंट के पीछे, तो कांग्रेस के सारे बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, लोग इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं। तो ये थी स्ट्रेंथ इंडिविजुअल सत्याग्रह की, और अंग्रेजी सरकार कंफ्यूज हो गई कि ऐसे में हम क्या करें, मूवमेंट बड़ा भी होता जा रहा है और हमारे पास अरेस्ट करने का बहाना भी नहीं है। क्यों, किस मुद्दे पर अरेस्ट करें, हम क्या बोले इन्हें कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। वहां पर लिबरल पार्टी जो है वो हमारा कान खा लेगी। अंग्रेजी सरकार अगर अरेस्ट कर भी लेती है तो ब्रिटेन में लिबरल पार्टी जो है वो ब्रिटेन के कैबिनेट में, वहां पर जो रूलिंग पार्टी है, जो कंजर्वेटिव्स हैं, चर्चिल उस समय शक्ति में थे, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और चर्चिल के हाथ में काफी शक्तियां थी। विश्व युद्ध के समय जब मैं आपको वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा चर्चिल की पर्सनैलिटी के बारे में और उसका क्या मानना था। वो फर्स्ट मिनिस्टर था ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि ब्रिटेन के शासक के बाद जो दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में, वो था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, बहुत धाक थी उस व्यक्ति की। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड्स पीसफुली। अब यह मूवमेंट बड़े लेवल पर भी नहीं है, सो दैट मीन्स अंग्रेजी सरकार को इकोनॉमिक घाटा नहीं हो रहा है। अंग्रेजी सरकार को बुरा किस बात का लगेगा, जब उनका पैसा जो है वो उनसे छूटने लग जाए। सिविल डिसोबीडियंस में बुरा क्यों लगा उन्हें, क्योंकि कमाई आधी हो गई। ठीक है, जब भारतीयों ने खादी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जब भारतीयों ने अंग्रेजी प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करना, तो अंग्रेजों की तो कमाई कम हो गई ना। सिमिलरली नॉन कोऑपरेशन में क्यों सप्रेस करने की कोशिश की गई, क्योंकि कमाई कम हो गई थी। और यहां पर इंडिविजुअल सत्याग्रह में अभी सिविल डिसोबीडियंस की तो बात ही नहीं हुई, अभी तो केवल चर्चाएं चल रही हैं विश्व युद्ध के ऊपर। अंग्रेजी सरकार को, जर्मन की सरकार को, पोलैंड, फ्रांस, जापान, रशिया, सबको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, केवल विश्व युद्ध के खिलाफ जो है वो लोगों के अंदर भावना इकट्ठा की जा रही है, सिविल डिसोबीडियंस वाले लेवल तक तो पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, और यह बोला जा रहा है कि दिल्ली पहुंचकर हम विश्व युद्ध का विरोध करेंगे। अब अंग्रेजी सरकार को यह लगा कि अगर मासेस दिल्ली आ गई और दिल्ली आकर अगर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस करना शुरू कर दिया है ना, अभी तक तो वो केवल विश्व युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं, अभी तक तो वो केवल यूनिवर्सल पीस और इन सब चीजों के बारे में बोल रहे हैं। अगर आकर दिल्ली पहुंचकर या बड़े बड़े पॉलिटिकल सेंटर्स में आके अगर उन्होंने वहां पर धरना देना शुरू कर दिया तो हम पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा। और ये बहाना तो दिया ही नहीं उन्हें, क्योंकि अभी सिविल डिसोबीडियंस यानी कि नॉन कोऑपरेशन नहीं शुरू हुआ, अभी बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना नहीं शुरू हुआ है। वो लेवल आएगा अभी। ठीक है, लेकिन अभी भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं विदाउट अंग्रेजों को बहाना दिए भीड़ को वायलेंटली सप्रेस करने का। यही तो मुद्दा है ना, कि भीड़ को इकट्ठा भी करना है और भीड़ को वायलेंटली अंग्रेजी सरकार जो है वो सप्रेस भी ना कर सके। तो यही था इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह में कि द डिमांड ऑफ सत्याग्रही वुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड थी। क्यों? क्योंकि जो डिफेंस लॉज लगा दिए गए थे, जगह जगह पर सेक्शन 144 लगा दी गई थी। ठीक है, प्रेस पे जो है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिया गया था विश्व युद्ध के दौरान, या बड़े इस तरह की जो इमरजेंसी की क्राइसिस होती है अंग्रेजी सरकार करती रही है ऐसा। अभी वो सिविल डिसोबीडियंस नहीं कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। एंटी इंपीरियलिस्टिक ये जो वॉर है, विश्व युद्ध है, और जो इंपीरियलिस्टिक सरकारें हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा। इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट द सत्याग्रही, he or she would not only repeat it but move into villages and start a march towards Delhi, thus precipitating a movement which came to be known as दिल्ली चलो मूवमेंट। अब यहां पर अगर अंग्रेजी सरकार अगर किसी प्रोटेस्टर को अरेस्ट नहीं करता है तो दैट मीन उसको यह पता लग गया कि मुझे, मतलब अभी उस लेवल का थ्रेट नहीं हुआ मैं अंग्रेजी सरकार के लिए कि मुझे अरेस्ट किया जाए, सो मेरे साथ और भीड़ होनी चाहिए। तो गांव गांव जाकर वो भीड़ों को इकट्ठा किया उन्होंने कहा कि दिल्ली चलकर शोर मचाते हैं, अब देखते हैं अरेस्ट करते हैं कि नहीं।
और फिर उन्होंने बाद में अंग्रेज सरकार ने अरेस्ट किए, 25,000 अरेस्ट हुए, लेकिन किस बारे में? फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोल रहे थे वो तो, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे लोगों के अंदर ये भावना जागने लगी कि नहीं, हम इकट्ठा होना है हमें अब, ठीक है। वो अर्जेंसी जागने लगी। मैंने बोला ना अभी, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था कि सिविल डिसोबीडियंस लाया जाए, ठीक है। अंग्रेजी सरकार को बहाना नहीं देना था वायलेंटली सप्रेस करने का, लेकिन जनता को भी जोड़ना था, इसलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। इसीलिए दिल्ली चलो। ये पॉइंट देखिएगा, विनोबा भावे वाज द फर्स्ट टू ऑफर सत्याग्रह एंड नेहरू द सेकंड, ठीक है। सबसे पहले विनोबा भावे ने शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। बाय May 1941, 25,000 पीपल हैड बीन कन्विक्टेड फॉर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। ये है तो देखिए, सत्याग्रह का शब्द मैंने इस्तेमाल किया ना, ये अगर आप एक तरह से कहा जाए तो सिविल डिसोबीडियंस ही है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के कानूनों का विरोधी तो करना है ना। अंग्रेजी सरकार ने जहां पर 144 लगाई, वहां पर अगर आप भीड़ इकट्ठा कर देंगे तो कानून, यानी कि आप अवज्ञा ही तो कर रहे हैं ना, है तो ये सिविल डिसोबीडियंस ही। लेकिन ये उस लेवल का नहीं है कि आप अंग्रेजी सरकार की नॉन कोऑपरेशन नहीं कर रहे, आप बॉयकॉट के लेवल तक नहीं पहुंचा, ठीक है। आप बेसिक कानून तोड़ रहे हैं कि आप जो है वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, स्पीच वगैरह दे रहे हैं जहां पर स्पीच देना अलाउड नहीं है, बगैर जो है वो इजाजत लिए आप स्पीच वगैरह दे रहे हैं, बगैर इजाजत लिए भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। उस लेवल का सिविल डिसोबीडियंस है। अभी ये बॉयकॉट के लेवल तक नहीं पहुंचा है, इकोनॉमिक थ्रेट नहीं है अंग्रेजी सरकार के लिए, ठीक है। केवल जनता को इकट्ठा किया जा रहा है, दो इट इज सिविल डिसोबीडियंस। इंडिविजुअल सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह जो है वो 3 सत्याग्रह है ना, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक। सत्याग्रह करने के ये 3 तरीके हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है अब क्रिप्स मिशन, ठीक है। अभी इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, 25,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया, धीरे धीरे जनता को इकट्ठा किया जा रहा है। उधर क्या हुआ? पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, किसने? जापान ने। यूएस कूद गया विश्व युद्ध में, ठीक है। जर्मनी ने रशिया पर इन्वेड कर दिया, रशिया कूद गया विश्व युद्ध में। जापान धीरे धीरे शक्ति एक्सपेंड करता हुआ, चाइना से एक्सपेंड करता हुआ जर्मनी बर्मा तक आ गया, ठीक है। म्यांमार तक आ गया, रंगून जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल से निकल गया। अब यहां पर जो चर्चिल है उसने ब्रिटिश शासक से कहा कि नहीं, हम पे जो है वह प्रेशर बन गया है, हमें अब भारतीयों को जोड़ना पड़ेगा साथ में। उधर यूएसएसआर और चाइना, ये जो एलाइड फोर्सेस हैं, इन्होंने भी प्रेशर डाला ब्रिटेन पे कि भैया भारतीयों को जोड़ो। अगर भारतीयों को नहीं जोड़ोगे तो जापान ने अगर इंडिया को कर लिया कंट्रोल में, तो जो भारत की इमेंस वेल्थ है वो जापान के हाथ में चली जाएगी और जापान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ठीक है। आप अगर विश्व का मैप देखेंगे ना तो उसमें ध्यान से देखिए, भारत जो है वो इंडियन ओशियन, द नेम भारत, इंडियन ओशियन का नाम जो है वो मतलब हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर रखा गया है। तो वहीं से पता चलता है कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर भारत वहां पर आ जाता है ना कंट्रोल में, तो जो जितना भी इंडियन ओशियन का ट्रेड है वो सब जापान के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। इससे वो धीरे धीरे, देखिए अगर आप विश्व के मैप को देखेंगे ना तो अटलांटिक और हिंद महासागर के बीच का जो पेनिजुला है अफ्रीका का, और हिंद महासागर का जो पेनिजुला है इंडिया का, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पेनिजुला हैं। जिसके कंट्रोल में अफ्रीका का पेनिजुला हो, उसके कंट्रोल में हिंद महासागर एज वेल एज अटलांटिक का पूरा ट्रेड है। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने पूरा का पूरा जो पेनिजुला वाला हिस्सा है वो अपने कंट्रोल में रखा हुआ था अफ्रीका का, ब्रिटेन ने। विश्व इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। और दूसरी साइड भारत को कंट्रोल में रखने का फायदा क्या था कि जो हिंद महासागर है और ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया को कनेक्टेड रखता है। तो जापान के हाथ में अगर भारत आ गया तो फिर वो समय दूर नहीं है कि अफ्रीका जब जापान के कंट्रोल में आ जाएगा, ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है वो ट्रेड की जापान के कंट्रोल में आ जाएगी। तो यहां पर चाइना, यूएसएसआर, यूएसए ने ब्रिटेन पर प्रेशर डाला कि नहीं भैया कुछ करो, ठीक है, भारतीयों को जोड़ो साथ में। अब ब्रिटेन ने यह सोचना शुरू किया कि कौन है ऐसा, हमारे कैबिनेट में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके रिलेशन भारतीयों के साथ अच्छे हैं, ठीक है। तो चर्चिल ने जब देखना शुरू किया, तो चर्चिल ने जब अपने साथियों को देखा तो सारे के सारे कंजर्वेटिव और सबकी जो है वो कांग्रेस के लीडर्स के साथ एंटी थी, ठीक है। तो अब जो है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने सोचा कि नहीं, स्टिफर्ड जो है वो क्रिप्स को भेजा जाए। क्यों? क्योंकि जो स्टिफर्ड क्रिप्स है उसके अच्छे रिलेशन है जेएल नेहरू के साथ, वो एक लिबरल लीडर है, ठीक है। स्टिफर्ड
क्रिप्स जो है वो एक लिबरल लीडर है और वो बहुत लंबे समय से भारत में आजादी लाई जाए इसके खिलाफ बोल रहा था। मतलब भारत में आजादी लाए इसके सपोर्ट में बोल रहा था ब्रिटिश कैबिनेट में, यानी कि इंपीरियलिस्टिक जो कंट्रोल है भारत पर, जो कॉलोनियल कंट्रोल है भारत पर, उसको हटाया जाए इंडिया से। इस पॉइंट को बार बार ब्रिटिश कैबिनेट में उठा रहा था। यानी कि भारत का अंग्रेजी रिप्रेजेंटेशन आप मान सकते हैं ब्रिटिश कैबिनेट में कौन था? क्रिप्स। तो क्रिप्स को बिल्कुल सही व्यक्ति जो है वो चुना गया, क्रिप्स को भेजा गया भारत में कि तुम ही जाओ, जाकर मनाओ। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो ऑफर करने को बोला गया ना क्रिप्स को, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। वो अगस्त ऑफर से कैसे डिफरेंट है और जो ऑफर्स दिए क्रिप्स ने, ठीक है, वो पहले किए गए ऑफर से कैसे डिफरेंट थे, उन सारी चीजों को हमें समझना है और इवेल्युएट करना है कि क्यों कामयाब नहीं हो पाया क्रिप्स का मिशन। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्रिप्स के बारे में। So in March 1942, a mission headed by Stafford Cripps was sent to India with constitutional proposals to seek Indian support for the war. ठीक है। Second point, Stafford Cripps was a left-wing liberite. ठीक है, लिबरल लीडर था, लेफ्ट विंग यानी कि सोशलिस्ट लीडर था, इसलिए जवाहरलाल से अच्छी बनती थी उनकी। जवाहरलाल के इनफैक्ट मित्र थे स्टैफर्ड क्रिप्स। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल भी एक लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट लीडर है, जवाहरलाल भी एक लिबरल लीडर है और उधर क्रिप्स भी एक लिबरल लीडर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश वॉर कैबिनेट हु हैड एक्टिवली सपोर्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ब्रिटिश वॉर कैबिनेट का हिस्सा भी था, हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा भी था और भारतीय मूवमेंट को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करता था। वाई क्रिप्स मिशन वॉज सेंट। क्यों क्रिप्स मिशन जो है वो भेजा गया, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है बिकॉज ऑफ द रिवर्सेस सफर्ड बाय ब्रिटेन इन साउथ ईस्ट एशिया, द जापानीज थ्रेट टू इन्वेड इंडिया सीम्ड रियल नाउ एंड इंडियन सपोर्ट बिकेम क्रूशियल। मैंने आपको बता दिया जापान का थ्रेट था और साउथ ईस्ट एशिया को जापान धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर रहा था। उसके बाद देयर वॉज प्रेशर ऑन ब्रिटेन फ्रॉम एलाइज यूएसए, यूएसएसआर और चाइना टू सीक इंडियन कॉपरेशन। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इंडियन नेशनलिस्ट हैड अग्रीड टू सपोर्ट द एलाइड cause if substantial power was transferred immediately and complete independence given after the war। अब विश्व युद्ध के डिक्लेयर होते ही जब वर्धा में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, ठीक है, 10 से 14 सितंबर 1939, तभी जो है वो बोल दिया गया था भारतीय लीडर्स द्वारा कि हम तो आपका सपोर्ट कर देंगे अगर आप तुरंत जो है वो काफी सारी शक्तियां हमें दो, एक इमीडिएट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करो सेंटर में और ये वायदा करो कि युद्ध खत्म होते ही आप हमें आजाद कर दोगे, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, युद्ध में आपको जिता देंगे, हम, हमारे पास इतनी वेल्थ है, हमारे पास इतने मैन पावर है, हम आपको जिता देंगे युद्ध, लेकिन जल्द से जल्द जिता देंगे, लेकिन आप ये सब वायदे करो। सो दैट मीन्स भारतीय सपोर्ट करने की तरफ पॉजिटिव थे, लेकिन अंग्रेज जो है वो आजादी दे दे बदले में। तो ये बात अंग्रेजों को पता थी। दैट मीन्स अब हमें ऐसे जो है वो ऑफर देने हैं जिससे हमें सपोर्ट उनका मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए मेन प्रपोजल देखते हैं क्या क्या थे क्रिप्स मिशन के। पहला पॉइंट है एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेट अप, इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, आजादी देने की बात नहीं की गई। सबसे पहली जो बहस है वो, सबसे पहला जो पॉलिटिकल डेडलॉक है वो यहीं आके लगा कि डोमिनियन स्टेटस की तो बात ही मत करो, भारतीय कह रहे थे हमें आजादी चाहिए और क्रिप्स मिशन अपने साथ क्या लेके आया था? डोमिनियन स्टेटस। दूसरी चीज यह बोला गया कि अगर आप डोमिनियन स्टेटस लेते हो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉमनवेल्थ में जुड़ना है या नहीं, या किस तरह जुड़ना है, वो पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ वो सारे नेशंस हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल था या रहा है। ठीक है, आज भी जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वो सभी वो उन 53 देशों के बीच में होते हैं या उससे भी ज्यादा है इनफैक्ट। ठीक है, 70 के आसपास आंकड़ा है। वो सब देश हैं जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंट्रोल में किए गए थे, वो सब आपस में कंपीट करते हैं आज खेलों में, लेकिन तब वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे, उसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता था। ठीक है, कुछ चार्टर कॉलोनीज थी, कुछ भारत जैसे जो है वो डोमिनियंस थे। ठीक है, एम्परर के कंट्रोल में थे डायरेक्टली, जो वायसरॉय कंट्रोल में। सो इस तरह के काफी सारे विश्व इतिहास में पढ़ाऊंगा मैं आपको जो ब्रिटिश कॉलोनीज है उन सब के बारे में। ठीक है, तो वहां पर वो पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा।
तो भारतीयों को बोला गया कि आपको कैसा रिलेशन रखना है अन्य कॉमनवेल्थ के साथ, वो आपको डिसाइड करना है, हम आप पे प्रेशर नहीं डालेंगे। और तीसरी चीज क्या बोली गई, देखिए पहले ही पॉइंट में तीसरी चीज की यूनाइटेड नेशंस में या इस तरह की जो विश्व लेवल पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ठीक है, देशों को जोड़कर जो बनाई जाएंगी या बनाई गई हैं अभी तक, उनके साथ आप कैसे जुड़ना चाहते हैं वो आपको फैसला करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्रिप्स मिशन का। After the end of the war, a constituent assembly would be convened to frame a new constitution. Members of this assembly would be partly elected by the provincial assemblies through proportional representation and partly nominated by the princes. विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, भारतीयों की होगी वो, जिसमें जो मेंबर होंगे ना वो भारतीय होंगे, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। यहां पर एक और डेडलॉक आ गया। चलो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात बिल्कुल सही है, मान लेते हैं, लेकिन सारे इलेक्टेड होने चाहिए। जहां पर नॉमिनेटेड की बात आ गई ना, वहां पर जो है वो अब नॉमिनेशन में क्या होगा, नॉमिनेशन में फेवर दिया जाएगा, पार्शियलिटी होगी, करप्शन होगा नॉमिनेशन के नाम पर। ठीक है, और नॉमिनेशन देखिए किसे दिया गया, नॉमिनेशन कहां से होगा, मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली वुड बी पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। जो प्रोविंशियल असेंबली है ना, यानी जो अंग्रेजों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड जो प्रोविंसेस हैं, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उधर से प्रपोर्शन यानी कि जनसंख्या के हिसाब से वहां से चूज किए जाएंगे। ठीक है, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट वो इलेक्शन किया जाएगा वहां से, ठीक है, प्रपोर्शन के बेसिस पर। प्लस दूसरी चीज, जो इंडियन प्रिंसिलीज हैं वहां से वहां के शासक जो है वो नॉमिनेट करेंगे। तो ये भी पॉलिटिकल डेडलॉक का एक कारण बना। क्यों? क्योंकि जहां पर नॉमिनेशन होगी वहां पर करप्शन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आप जो है वो प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो दैट मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ना वो बहुत ज्यादा बायस्ड होगी और अंग्रेजों का कंट्रोल होगा। प्लस सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि सबसे ऊपर गवर्नर जनरल बैठा है, डोमिनियन है, तो डोमिनियन तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें आजादी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू टू कंडीशन। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कब एक्सेप्ट करेगी, देखिए दो पॉइंट है। एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। अगर कोई भी, चाहे वो कोई भी प्रिंसली है, अगर वो नहीं जुड़ना चाहती ना भारतीय संघ में, तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना ले और अपना अलग यूनियन बना ले। दैट मीन्स भारत में जो भारतीय संघ है उसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स मान लीजिए अगर हैदराबाद ने मना कर दिया तो निजाम का हैदराबाद अलग हो जाएगा। मान लीजिए अगर बंगाल ने मना कर दिया तो, यानी ढाका ने मना कर दिया तो ढाका अलग हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर राजपूत किसी अजमेर ने मान लीजिए मना कर दिया तो अजमेर अलग हो जाएगा। तो ये मौका दिया गया प्रिंसलीज को कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आता है तो आप अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, अपना डोमिनियन ही अलग कर लीजिए। ठीक है, अपनी यूनियन अलग बनाइए आप। तो ये भारत को बांटने की तरफ एक पहला स्टेप था, किसमें, क्रिप्स मिशन में। दूसरा पॉइंट, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट ट्रीटी टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड टू सेफगार्ड रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी ना, ठीक है, अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में समझाया कि जिसके मेंबर्स जो है वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होंगे, वो और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलकर जो है वो पावर को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा उस चीज पर फैसला लेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द मीन टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स एंड द गवर्नर जनरल्स पावर वुड रिमेन इंटैक्ट। डिफेंस, तब तक डिफेंस जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेगा, और डोमिनियन है तो गवर्नर जनरल तो ऊपर रहेगा ही। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर जब तक गवर्नर जनरल ऊपर है तो उसके पास वीटो है, अगर हम कोई भी कानून बनाएंगे तो वो वीटो लगा देगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया ना, अंग्रेजी जो कैपिटलिस्ट हैं उनको हटाना है भारत से, और जो भारत की मिलें हैं, जो भारत के बड़े जो मतलब हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया की, उसमें भारतीय कैपिटलिस्ट को स्थापित करना है। ठीक है, भले गांधी जी अलग चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि विलेज लेवल कॉटेज इंडस्ट्रीज को बूम में लाया जाए। ठीक है, दूसरी साइड सुभाष बोस और जो जवाहरलाल है वो चाहते थे कि हैवी इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, तीनों में बूम लाया जाए। लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज है ना, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन है, अन्य मिनरल्स हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें जो है, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारी चीजों में भारतीय जो है वो
रोल अदा करें, यानी भारतीय कैपिटलिस्ट जो है वो इन सब चीजों को चलाएं। इससे होगा क्या कि पहले तो पैसा भारत में रहेगा, यूरोप में नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अगर भारतीय लीडर भारतीय कैपिटलिस्ट होगा तो वो भारतीय लीडर्स को सपोर्ट करेगा, और भारतीय कैपिटलिस्ट और भारतीय लीडर्स मिलकर भारत को ऑपरेट करेंगे, और उससे चांसेस बढ़ जाएंगे भारतीयों की समस्याओं को, मतलब समस्याओं का समाधान होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर अंग्रेजी कैपिटलिस्ट होगा और भारतीय नेता होगा तो अंग्रेजी कैपिटलिस्ट कभी भी भारतीय का सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी पैसा नहीं लगाएगा उनके वेंचर्स में, ठीक है। तो यहां पर समस्या आ जाएगी। तो हमें यह समझना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स को समझना शुरू करना पड़ेगा। आप एक भेड़ बनकर नहीं रह सकते। समय बहुत नया हो चुका है, सीखिए इन चीजों को, ठीक है। अपने, मैंने बोला ना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करना शुरू कीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं ना, या अगर हम मान लीजिए गवर्निंग की पॉलिसीज पढ़ते हैं, तो हम भारत को जो है वो कंसीडर करके हुए पढ़ते हैं। अगर आप ब्रिटेन की गवर्निंग पॉलिसीज पढ़ेंगे ना, तो ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, आप अचंभित हो जाएंगे कि जो चीजें आपको लगता है कि फ्राउंड हैं या बहुत इलीगल हैं, उनके लिए उन्होंने टर्म्स यूज कर रखी हैं और वो प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं, ठीक है। गवर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। सो ऐसी मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में सिखाऊंगा वो सब चीजें। हो सकता है कि ये पॉइंट आपको बहुत अचरज में डाल रहा हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस देंगी। जुड़े रहिए। आगे देखते हैं मेन प्रपोजल का अगला पॉइंट समझते हैं। अच्छा, ये थे मेन प्रपोजल के पॉइंट्स, ठीक है। अब देखते हैं द प्रपोजल डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन द पास्ट इन मैनी रिस्पेक्ट। ये जो नया प्रपोजल दिया गया ना, ये पिछले प्रपोजल से काफी अलग था। कैसे अलग था देखिएगा। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू बी सोलली इन इंडियन हैंड्स नाउ, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अ कंक्रीट प्लान वाज प्रोवाइडेड फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तीसरा पॉइंट, ऑप्शन वाज अवेलेबल टू एनी प्रोविंस टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज पार्टीशन। फ्री इंडिया कुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। और लास्ट है, इंडियंस वर अलाउड टू लार्ज शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंटरिम पीरियड। तो ये जो प्रपोजल है ये पहले से अलग क्यों था? क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, इसका ठोस जो है वो सबूत मिल गया। दूसरी चीज, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें भारतीय जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरी चीज, भारत में पार्टीशन करने का लीगल तरीका दे दिया। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पसंद आता है तो अपना अलग बना लीजिए, अपना जो है वो अलग यूनियन क्रिएट कर लीजिए। दैट मीन्स भारत में पार्टीशन हो सकता है, इसका रास्ता जो है वो प्रशस्त कर दिया। इसके बाद ही हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की डिमांड आगे आने वाले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ना, क्विट इंडिया के साथ डिमांड फॉर पाकिस्तान भी पढ़ाऊंगा वहां पे, ठीक है। सो ये था क्रिप्स मिशन, और ये क्रिप्स मिशन के जो पॉइंट थे ये पहले नहीं ऑफर हुए थे, राइट। अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन को जोड़ लिया जाए तो इससे पहले कभी भी अंग्रेज सरकार ने नहीं बोला था कि हम आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका देते हैं या इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें आप जो है वो पार्टिसिपेट कीजिए और हम आपको डोमिनियन देने को तैयार हो गए। यानी पहले बोला गया था, राइट, मोंटेगू डिक्लेरेशन में बोला गया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेंगे, डोमिनियन देंगे आपको, लेकिन कब देंगे ये नहीं बताया गया था। यहां पर बोल दिया गया युद्ध खत्म होते ही आपको डोमिनियन स्टेटस। तो दिस वाज न्यू, ठीक है, ये नया था। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम कि क्यों क्रिप्स मिशन फेल हुआ, वाई क्रिप्स मिशन फेल्ड। तो पहला ही पॉइंट देखिएगा, द क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स failed to satisfy Indian nationalists and turned out to be merely a propaganda device for the consumption of the US and Chinese। देखिए, क्रिप्स मिशन क्यों भेजा था? अंग्रेजी सरकार का कोई मोटिव नहीं था भारत में डोमिनियन स्टेटस देने का। उनको विश्व युद्ध के बाद जो घाटा होने वाला था उसको पूरा तो उन्होंने इंडियन से ही करना था। तो भारत में डोमिनियन स्टेटस देने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। डोमिनियन स्टेट, उन्हें पता था भारतीय रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने केवल इसलिए दिया ताकि जो यूएस है, यूएसएसआर है, यूएस से जो चाइना है, यूएसएसआर है, यूएस से है, वो शांत हो जाए, उनको कंसिलिएट करने के लिए। क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ था कि तुम भारतीयों को मनाओ। तो भारतीयों को मनाने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। उनको पता था भारतीय जो है वो रिजेक्ट कर देंगे और वो भारतीयों पर डाल देंगे। देखो, हमने तो मोर देन जो है वो जेनरस ऑफर दिया था, जितना वो मांग रहे थे पहले उससे ज्यादा जो है वो उनको शक्तियां दी थी। उन्होंने ही मना कर दिया, तो हम क्या करें, ठीक है। तो अपना जो है वो पल्ला झाड़ने की बात करी। ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि स्टैफर्ड क्रिप्स ने बहुत कोशिश करी कि जो ये डोमिनियन स्टेटस वाली जो डील है ये हो जाए, लेकिन चर्चिल हो गया और जो वायसरॉय था इंडिया में, उन्होंने बहुत रोका, ये ऐसा होने नहीं दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, चर्चिल वाज अगेंस्ट ना, क्योंकि चर्चिल ने, देखिए मैंने बोला ना, चर्चिल जो है वो ब्रिटिश क्राउन में फर्स्ट मिनिस्टर है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा के बाद सबसे शक्तिशाली जो अथॉरिटी है वो चर्चिल की है।
और अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी जो लोग हैं ना, मतलब उस समय के, वो बहुत ज्यादा जो है वो उनके अंदर ये ईगो था कि हमारी जो क्राउन के लिए सर्विस है उसमें हमें विफल नहीं होना। ठीक है, देखिए भारत में हर कोई राजा बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन की एक खास बात यह है कि वहां पर राजा एक है, हर कोई जो है उस क्राउन के अंडर काम करते हुए अपने आप को एक बड़ा जो है वो अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन सुप्रीमली वो रहेंगे क्राउन के अंडर में भी। आज देखिए, आज भी देखिए, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की जाती है तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश क्वीन की बात की जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके बाद आता है। भले ही ब्रिटिश कैपिटलिस्ट या ब्रिटिश जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके कंट्रोल में हो उनका कैबिनेट, वो बात बाद की है, राइट। ऐसा नहीं है कि अकेला ब्रिटेन में हो रहा है, हर डेमोक्रेसी में यही खेल चल रहा है। समझाऊंगा मैं आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा इस चीजों पर, ठीक है, कि जो कैपिटलिस्ट हैं वही एक्चुअली गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, पूरा डेमोक्रेसी का सिस्टम है कैसा, क्यों जो है वो मोनार्की हटाई गई, डेमोक्रेसी लाई गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों एस्टेब्लिश हुई, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लियर कर दूंगा बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। तो ब्रिटिश क्वीन जो है या ब्रिटिश क्राउन जो है उसके अंडर रहकर काम कर रहा है कौन? विंस्टन चर्चिल। और वो कह रहा है कि मेरे रहते मैं डोमिनियन कैसे जाने दूं, क्योंकि अगर डोमिनियन चला गया ना, मतलब अगर भारत उनके कंट्रोल से हट गया, सो और इतिहास में नाम क्या दर्ज हो जाएगा कि विंस्टन चर्चिल ने ऐसा किया। आज भी माउंटबेटन और एटली को जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने भारत को जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल से छुड़वा दिया, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में आपको बताऊंगा, और एटली कौन है वो भी आपको समझाऊंगा। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था जब भारत को आजाद किया गया, और ब्रिटेन भारत में वॉइस हो रहा था माउंटबेटन, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा, ये आगे आने वाले पॉइंट। तो आज भी माउंटबेटन और एटली को क्रिटिसाइज किया जाता है, और चर्चिल ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि तुमने जो है वो हमारे हाथ से भारत छुड़वा दिया, और मैंने, अब जब तक मैं शक्ति में था भारत को मैंने जाने नहीं दिया, मैंने विश्व युद्ध के दौरान नहीं जाने दिया, तुमने भारत को जो है वो ब्रिटेन से छुड़वा दिया, ठीक है। तो काफी जो है वो उनको ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यानी कि चर्चिल जो है वो कभी भी क्रिप्स को, ये जो डोमिनियन स्टेटस वाला जो यानी कि जो क्रिप्स मिशन है उसको पास या उसको जो है वो सक्सेसफुल होने देना ही नहीं चाहता था, इसलिए काफी अड़ंगे जो है वो चर्चिल ने अपनी तरफ से बना दिया। क्यों? सबसे पहला तो ये कि चर्चिल ने ये बोल दिया कि आपको बिल्कुल अड़े रहना है अपने बात पे, आपको बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी। आपको जो बोल के भेजा गया है ना कि इतना ही ऑफर है तो इतना ही ऑफर है, आपको नेगोशिएट नहीं करना, मानो या ना मानो, यानी टेक इट और लीव इट का रवैया आपको रखना है। अगर आप उस रवैये से हटे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो मिशन ये फेल मान लेंगे हम, ठीक है। हम उस ट्रीटी को मानेंगे नहीं, उन्होंने शक्तियां ही नहीं दी कि आप नेगोशिएट करें, टेक इट और लीव इट ऑफर था। तो वहीं से पता चलता है कि क्योंकि डोमिनियन स्टेटस को तो भारतीय मानेंगे ही नहीं, जो शर्तें थी वो भारतीयों को वो मानना ही नहीं था भारतीयों ने, ये तो बात तो पहले से ही क्लियर थी, ये बात चर्चिल भी जानता था, क्रिप्स को भी ये बात पता थी, लेकिन फिर भी क्रिप्स जो है वो ट्राई करने भारत आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वेरियस पार्टीज एंड ग्रुप्स हैड ऑब्जेक्शंस टू द प्रपोजल ऑन डिफरेंट पॉइंट। देखिए क्या क्या है, कांग्रेस का क्या क्या ऑब्जेक्शन था। पहला पॉइंट देखिएगा, द ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ प्रोविजन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहला तो यही है, मैंने बोला ना, पॉलिटिकल डेडलॉक डोमिनियन स्टेटस के ऊपर ही है। दूसरा पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बाय नॉमिनीज एंड नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनीज आ रही हैं, दूसरा ऑब्जेक्शन यहां पर आ गया। तीसरा, कहां पर आ रही है नॉमिनीज? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। याद रखिएगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में दो तरह के मेंबर होंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कहां से? प्रिंसलीज से। प्रिंसलीज से नॉमिनेटेड होंगे तो वहां पर सारे जो है वो अंग्रेजों के सपोर्टर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसलीज को अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। राजपूत राजाओं को तोपों की सलामी देकर, अपनी पार्टियों में बुलाकर, इंग्लैंड में जाकर उनको जमीनें, उनको घर जायदाद, उनके बच्चों के एजुकेशन वगैरह देकर जो भारतीय शासक हैं उनको तो कंट्रोल में ले लिया ना 1857 के बाद। तो यही है सारा गेम अंग्रेजों का। जो भारत के शासक हैं उनको तो अपने कंट्रोल में ले लो, और जो भारत का मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया डेवलप होता है उसको हम फूट डालते रहेंगे उनमें। जब तक ये सारे उलझे रहेंगे आपस में तब तक हम कमाई करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू प्रोविंस टू सेसीड एज दिस वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी। सेसीड करने का मतलब विड्रॉ करना, ठीक है। तो प्रिंसलीज को बोला गया कि आप भारतीय संघ से विड्रॉ कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर जैसे कि हैदराबाद है, कश्मीर के शासक, इन्होंने तो आजाद होने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर साइन करने से मना कर दिया था।
है ना, इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालकर जो है वो साइन करवाया गया। तो जो भारतीय संघ तैयार करना है ना कांग्रेस को, पूरे इंडियन संघ को जोड़ना है, ताकि जो पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रेड है, ये जो पूरा ट्रेडिंग चैनल है, उस पे जो है वो मोनोपोलाइज कर सके भारतीय कैपिटलिस्ट इस पूरे ट्रेडिंग चैनल को। तभी पूरा का पूरा भारत आना अनिवार्य है। अगर भारत के बीच में भी टुकड़े हो गए तो बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये प्रोविजन कि जो भारतीय शासक है वो कभी भी सीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, एब्सेंस ऑफ एनी प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर and absence of any real share in defense. The Governor General supremacy had been retained, and the demand that Governor General be only the constitutional head had not been accepted. ठीक है, देखिए यहां पर क्या क्या बोला गया कि ट्रांसफर ऑफ पावर इमीडिएटली नहीं होगी। पहली बात तो बोला गया कि युद्ध के बाद करेंगे। अब युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार करे ना करे, मुकर जाए बादशाह, तो पक्का थोड़ी है ना कि वो कर ही देंगे। ठीक है, सेकेंड चीज देखिएगा, उसके अलावा डिफेंस में कोई शक्ति ना देना, गवर्नर जनरल को हमेशा ऊपर रखना। तो गवर्नर जनरल तो कभी भी वीटो लगा देगा, तो फायदा क्या हुआ, कोई शक्ति तो होगी नहीं, है तो डोमिनियन ही। अगर ब्रिटिश क्राउन चाहे तो कभी भी छीन सकता है उसे। ब्रिटिश क्राउन चाहे, जैसे 1858 में एक चार्टर के माध्यम से, नॉट चार्टर लेकिन एक डिक्लेरेशन के माध्यम से ब्रिटेन का क्राउन है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का कंट्रोल छीन लिया था। तो कल को आप ये भी कर सकते हो, हैं तो हम आपकी डोमिनियन के अंडर ही। ठीक है, तो ये खतरा भी बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू एंड मौलाना आजाद वर ऑफिशियल नेगोशिएटर्स फॉर द कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से नेगोशिएशंस किसने करी हैं, नेहरू एंड मौलाना आजाद ने। मुस्लिम लीग के क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे देखिएगा। इट क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ सिंगल इंडियन यूनियन। मुस्लिम लीग ने कहा कि सिंगल इंडियन यूनियन नहीं होना चाहिए, हमें पाकिस्तान अलग से चाहिए। राइट, पाकिस्तान नाम जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हमें मुस्लिम डोमिनेटेड जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज हैं, वहां पर हमें अलग जो है वो पॉलिटिकल एंटिटी चाहिए। उसका नाम बाद में जो है वो पाकिस्तान रखा गया। ठीक है, वैसे पाकिस्तान वर्ड यूज हो गया था पहले, आगे आने वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा आपको मैं। डिड नॉट लाइक, सेकंड पॉइंट देखिएगा, डिड नॉट लाइक द मशीनरी फॉर द क्रिएशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड द प्रोसीजर टू डिसाइड ऑन द सेशन ऑफ प्रोविंसेस टू द यूनियन। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोसीजर जो है नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, वो वाला पसंद नहीं आया मुस्लिम लीग को। थर्ड पॉइंट है, थॉट दैट द प्रपोजल डिनाइड द मुस्लिम्स द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अदर ग्रुप्स ऑल्सो रिजेक्टेड टू द प्रोविंसेस राइट टू ससीड। बाकियों ने भी ये जो प्रोविंसेस को राइट दिया ना कि आप ससीड कर सकते हैं, यानी कि आप विड्रॉ कर सकते हैं यूनियन से, ये बाकियों को भी पसंद नहीं आया। उसके अलावा द लिबरल्स कंसीडर्ड द सेसेशन प्रपोजल्स टू बी अगेंस्ट द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। द हिंदू महासभा क्रिटिसाइज द बेसिस ऑफ राइट टू ससीड। द डिप्रेस्ड क्लासेस थॉट दैट पार्टीशन वुड लीव देम एट द मर्सी ऑफ कास्ट हिंदूज। द सिख ऑब्जेक्टेड द पार्टीशन वुड टेक अवे पंजाब फ्रॉम देम। सो दैट मीन्स जो ससीड वाला जो प्रोविजन है ना, उसने सबके अंदर खलबली मचा दी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर पंजाब हो गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, मुल्तान है, सिंध है, यहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, अगर वो अपना एरिया अलग कर लेते हैं तो जो सिख हैं उनको तो समस्या हो जाएगी ना। सिखों का जो डोमिनेशन है जनसंख्या में वो पंजाब लाहौर के क्षेत्र में है, रावलपिंडी में भी है, लेकिन वहां पर मुस्लिम डोमिनेशन भी है। तो अगर उन लोगों ने अपना अलग से प्रोविंस बना लिया तो सिखों के लिए समस्या हो जाएगी ना, वो वहां पर माइनॉरिटी में आ जाएंगे। अगर वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो अब उसके बाद वायलेंस होता है, या उनको कन्वर्जन कराया जाता है, या उनके और जो है वो पॉलिटिकल हक छीन लिए जाते हैं, तो उसका कोई जवाब, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी ना कोई। तो सिखों को ये समस्या थी। सेम समस्या जो है वो बंगाल में भी थी हिंदुओं को, कि अगर वहां के ढाका के शासक ने अगर अपने आप को अलग कर लिया तो हिंदू कहां जाएंगे, वहां के माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या थी। उसके अलावा हैदराबाद में भी यही सेम सिचुएशन थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उन्होंने बोला कि जो अपर हिंदू हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं, आप उनको डोमिनियन दे दे रहे हैं। ठीक है, हमने कब से जो है वो अपर हिंदू क्लासेस के खिलाफ मोर्चे खोल रखे हैं, अगर वो शक्ति में आ गए तो आगे हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हिंदू महासभा ने भी जो है वो विरोध किया। आगे देखते हैं, द इनकैपेसिटी ऑफ क्रिप्स टू गो बियॉन्ड ड्राफ्ट
और क्या क्या कारण है ना, हम कारण समझ रहे हैं ना कि क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ। अगला देखते हैं, द इनकैपेसिटी ऑफ क्रिप्स टू गो बियॉन्ड द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन एंड द एडॉप्शन ऑफ अ रिजिड टेक इट और लीव इट एटीट्यूड एडिड टू द डेडलॉक। मैंने बोला ना, जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है, जो अगस्त ऑफर है, और उसके बाद जो एक क्रिप्स मिशन में जो ड्राफ्ट बनाकर दिया गया क्रिप्स को, उसके आगे वो नेगोशिएट नहीं कर सकता था। टेक इट और लीव इट ऑफर के तौर पर जो लाया गया, ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई, क्योंकि अगर कुछ अमेंडमेंट्स की जा सकती, जैसे ये सेसेशन वाला अगर मुद्दा हटा दिया जाता, तो हो सकता है कि भारतीय लीडर्स जो हैं वो डोमिनियन स्टेटस के बारे में सोचने के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, मैंने बोला ना कि चर्चिल चाहता ही नहीं था, यह तो केवल एक भारतीय जनता को उलझाने का और इंटरनेशनल जो लेवल पर जो अन्य एलाइड फोर्सेस हैं उनको बताने का कि हमने तो ट्राई किया है, भारतीय ही नहीं तैयार हो रहे डोमिनियन स्टेटस मानने के लिए। ठीक है, तो ये केवल एक स्टंट था, आप इसे स्टंट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, क्रिप्स हैड अर्लियर टॉक्ड ऑफ कैबिनेट एंड नेशनल गवर्नमेंट बट लेटर ही सेड दैट ही हैड ओनली मेंट एन एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्रिप्स अपनी बात से मुकर गया, क्यों? उसके पास शक्तियां ही नहीं थी। वो कह रहा था कैबिनेट बनाएंगे, नेशनल गवर्नमेंट लाएंगे, बाद में कहता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर सकते हैं हम, कोई कैबिनेट या नेशनल गवर्नमेंट बनाने का मैं काम नहीं कर सकता, मैं भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिला सकता हूं बस, उसके अलावा मेरे पास शक्तियां हैं ही नहीं, मैं भी क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। द प्रोसीजर ऑफ एक्सेशन वॉज नॉट वेल डिफाइंड। एक्सेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगा, यह नहीं बताया गया ठीक से। The decision on secession was to be taken by resolution in the legislature by a 60% majority. secession किया जाएगा या नहीं, यानी कि भारतीय संघ से विड्रॉ करना है या नहीं, 60% मेजॉरिटी चाहिए लेजिस्लेचर में डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट चीज, इफ less than 60% of members supported it, the decision was to be taken by a plebiscite of adult males of the province by a simple majority। अगर 60% से कम लोग, यानी कि देखिए 60% वोट चाहिए लेजिस्लेचर में कि अगर आपको विड्रॉ करना है भारतीय संघ से या नहीं। मान लीजिए अगर 60% वोट नहीं डले, दैट मीन्स लेजिस्लेचर नहीं चाहता, तो फिर उसके बाद जनता से पूछा जाएगा, जनता में भी किससे, मेल्स से, और उसका जो फ्रेंचाइज होगा वो भी बहुत लिमिटेड होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर लेजिस्लेचर नहीं मानता है ना, तो हम डायरेक्ट जो है वो वोट डलवा लेंगे, एक प्लेबिसिट करवा लेंगे, या एक जो है वो रेफरेंडम करवा लेंगे हम, और उसका जो फ्रेंचाइज होगा वो वही लोग होंगे जो पार्टीशन चाहते होंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स आप जो है वो पार्टीशन की तरफ खुल के रास्ता पूरा खोल दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पार्टीशन हो ही जाए। इन सब के लिए जो है वो ऑब्जेक्शन थे भारतीय लीडर्स के। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि द स्कीम वेड अगेंस्ट द हिंदूज इन पंजाब एंड बंगाल इफ दे वांटेड असेशन टू द इंडियन यूनियन। मैंने बोला ना, अगर पंजाब और बंगाल के हिंदू भारत में आना चाहते हो, और अगर पंजाब और बंगाल के मुस्लिम्स भारत से अलग होना चाहते हो, तो वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है या सिख माइनॉरिटी में है अगर पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, तो वो कुछ नहीं कर सकते उस मामले में। ठीक है, उनका यही हिंदू महासभा का ऑब्जेक्शन भी था। नेक्स्ट चीज, इट वॉज नॉट क्लियर एज टू हु वुड implement and interpret the treaty affecting the transfer of power। ट्रांसफर ऑफ पावर कौन करेगा, यह बात क्लियर नहीं थी, यह बात पहले ही मेंशन हुई है। चर्चिल, देखिए आ गया ना नाम, चर्चिल द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एमरी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लिनलिथगो द वायसरॉय एंड वार्ड द कमांडर इन चीफ कंसिस्टेंटली टॉर्पिडोड क्रिप्स एफर्ट। क्रिप्स के एफर्ट में सब ने जो है वो अड़ंगे अड़ाए, क्योंकि ये चारों लोगों का नाम जो मैंने बताया सब कंजर्वेटिव है और क्रिप्स लिबरल है। और मैंने आपको बताया ना, डोमिनियन स्टेटस कुछ नहीं देना था उन्हें, उन्होंने केवल स्टंट करना था, और क्रिप्स को बोला हुआ था कि चलो तुम बनो हमारा जो है वो मोहरा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बात करते हैं, बातचीत जो है वो टूट गई कब, टॉक्स ब्रोक डाउन ऑन द क्वेश्चन ऑफ वॉइसरॉयज वीटो, कि वॉइसरॉय को वीटो रहेगा या नहीं रहेगा। वही अंतिम बात तो वही है ना, बैठा तो ऊपर वॉइसरॉय है, भारतीय कुछ भी कानून बना दे वॉइसरॉय वीटो तो लगा ही देगा। ठीक है, तो वही है, वॉइसरॉय नहीं बैठा होना चाहिए ऊपर, अगर वॉइसरॉय ना बैठा हो तो डोमिनियन हट गया। ठीक है, तो आखिरी मुद्दे पे तो वहीं आ गई बात कि वॉइसरॉय जो बैठा है ऊपर, समस्या वही है। ठीक है, तो वॉइसरॉय के वीटो के पॉइंट पर जो है वो बातचीत टूट गई। गांधी डिस्क्राइब द स्कीम एज अ पोस्ट डेटेड चेक। गांधी ने कहा एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक, जो अगला फ्रेज है वो नेहरू ने ऐड किया, याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी ने केवल एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेहरू पॉइंटेड आउट
that the existing structure and autocratic powers would remain and a few of us will become the viceroys, levirate camp followers and look after canteens and the like. ठीक है, Stafford Cripps return home leaving behind a frustrated and embittered Indian people. विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? I have not become His Majesty's first minister to preside over the liquidation of the British Empire. तो यहां पर हमारा ये चर्चिल की डायरेक्ट लाइन है. उसने बोला कि मैं हिज मैजेस्टीज की सर्विस में इसलिए नहीं आया हूं कि मेरे रहते जो है वो ब्रिटिश एम्पायर टूट जाए, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा. सो यहां से क्लियर होता है कि दैट उनका इंटेंशन था ही नहीं भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का. इट वाज मियरली अ स्टंट. ठीक है, गांधी जी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है. नेहरू ने कहा कि अगर डोमिनियन स्टेटस आ जाता है ना तो हम कठपुतलियां बन जाएंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सारे कैपिटलिस्ट जो हैं वो ब्रिटेन के होंगे. ठीक है, सारी मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं वो ब्रिटेन के कंट्रोल में होगी, हम केवल उनके लिए काम करेंगे और वो जो चलता आ रहा है ना, जो हमेशा से चलता आ रहा है वही होगा और कुछ चेंज नहीं होगा उसमें. ठीक है, सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. आज हमने अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन को समझा. ठीक है, अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मुझे जो कमेंट्स हैं उसमें जरूर बताइएगा, और जो मैंने सवाल पूछे हैं बीच में उनका जवाब आपको जरूर देना है. पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक पिंड कमेंट है, उसमें जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा. बिल्कुल लास्ट में होगा, स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, उस लिंक पर जाकर पिछली प्लेलिस्ट को देखिए. उसमें जो सेशंस पीछे कर दिए हमने उनको फॉलो करना शुरू कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले सेशंस को पढ़ना आपके लिए. और नोट्स बनाइएगा, जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं, सारे सेंटेंस नहीं नोट करने हैं, जो हाईलाइटेड है वही आपको नोट करते हुए जाना है. ठीक है, हाईलाइटेड के अराउंड सेंटेंस फॉर्मिंग आपको करनी है. सो आज के सेशन को यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं. इसके बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर हम 1-2 सेशन के बाद भारत को आजाद भी करा देंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है. सो जैसा कि मैंने कहा ना, सभी फैक्ट्स इकट्ठा करते जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को थोरोली तैयार करेंगे और दोनों को जोड़कर जब हम एग्जामिनेशन में जाएंगे ना तो कोई भी सवाल हमसे मिस नहीं होगा. लेकिन गिवन कि आप रिवाइज करते रहे, रिवीजन करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, नोट्स बनाना आपका काम है. ये सारे जो हैं वो पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं जो हाईलाइट किया है, इनके अराउंड नोट्स बनाते चलिए. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसी को जहां से आपको फैक्ट मिल रहा है ना वहां से फैक्ट इकट्ठा करते चलिए, क्योंकि हो सकता है कि सारे फैक्ट मैं ना दे पाता हूं, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको. आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो, फैक्ट्स तो जुड़ते चले जाएंगे. ठीक है, सो आज के सेशन को मैं यहां कंक्लूड करता हूं. अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप चाहते हैं कि एक थॉरो कोर्स हो आपके पास, आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कीजिए स्टडी IQ की. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और पूरा का पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल है. बैठ के आराम से पूरा तैयार कीजिए सीएससी को. ठीक है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट. और प्लेलिस्ट का लिंक भी है नीचे. कमेंट छोड़ना है, पिछले सेशंस में भी बताना है मुझे, जो मैंने सवाल पूछे हैं उनका जवाब देना है, बहुत जरूरी. ऐसा मत सोचिएगा कि किसी ने दिया हुआ जवाब तो मैं क्यों दूं. लिखो वहां पर, मुझे पता चलता है कौन कौन बच्चे फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, प्लस फीडबैक दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है फीडबैक रिसीव करना. ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीरियसली ले रहे हैं मेरे सेशन को या नहीं, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी मेहनत आपकी भी बनती है. ठीक है, सो आज के सेशन को यहां मैं खत्म करता हूं. मेरा नाम है विशाल चौहान. मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में. तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा. टेक केयर.